गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए पेपर आपका A6 के गेसिंग क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। और आज हम इस वीडियो में S6 जो आपका पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल, इसके ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर 24 से 26 के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको मुख्य तौर पर 4 जो है यूनिट का अध्ययन करना है और इस 4 यूनिट से आपके जो सवाल है लगभग 15 या 16 सवाल हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं दावा करता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि 90% सवाल आपके इसी पेपर से रहेंगे। मैं आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो प्रत्येक वर्ष लगातार पूछे जाते हैं और इस साल भी आपका पूछा जाएगा। तो ये देखिए, एक सवाल यहाँ पर आपका है, जैसे कि आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछता है मेरे प्यारे बच्चे कि बताइए डिवाइड द फ्लोइंग वर्ड इनटू सिलेबल एंड काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल इन ईच वर्ड। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आपका जो टॉपिक है सिलेबल, याद रखिएगा ये आपका सिलेबल्स जो है, इससे सवाल प्रत्येक साल 5 नंबर का पूछता है और ये जितने भी सवाल है ये सब पूछा हुआ है। अब सिलेबल्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो देखिए, जब कोई वर्ड को हम लोग जो उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने के बीच जब हमारा टर्म आता है वही हमारा सिलेबल्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल में, देखिए ये सब सारा सवाल पूछा हुआ है और यहां पर इसका उत्तर भी है, तोड़ा भी है, ये उत्तर भी है। कितना सिलेबल है पूछा है कि बताइए वाटर में कितना सिलेबल है। तो जब आप वाटर को उच्चारण कीजिएगा तो क्या होता है, वाटर, यानी 2 सिलेबल है। उसी प्रकार कंप्यूटर को कीजिएगा तो कंप्यूटर 3 सिलेबल है, यानी पूछेगा कि हाउ मेनी सिलेबल इन दिस वर्ड, तो बताइएगा वाटर में 2 सिलेबल है, कंप्यूटर में 3 है। उसी तरह रिफ्यूल्स देखिएगा तो रिफ्यूल्स यहां भी 3 सिलेबल है। फिर यहां पर है कंक्लूजन, कंक्लूजन यहां भी 3 सिलेबस है। उसको उच्चारण कीजिएगा, कोई भी वर्ड का अगर आपसे सिलेबल पूछेगा आप उस वर्ड को 2-3 बार उच्चारण कीजिएगा सही तरीके से, आपको जो है उसका टर्म याद आ जाएगा कि कितने टर्म में वह वर्ड जो है बोला जा रहा है, उसी को सिलेबल बोलते हैं। जैसे देखिए बारबर, तो बारबर यानी 2 शब्द में। देखिएगा स्टार्ट, एक वर्ड में बोलते रहे स्टार्ट, तो स्टार्ट हमारा एक वर्ड, एक सिलेबल। दूसरा है माई सेल्फ, तो माई और सेल्फ 2 सिलेबल। फिर यहां पर है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन 2 सिलेबल है। फिर आपका जो है देखिएगा डूर स्टेप, यानी कि डूर स्टेप 2 सिलेबल है। फिर यहां पर पूछा है पेंसिल, पेंसिल यहां भी 2 सिलेबल है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह आपको 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा सिलेबल से। तो आप इसको याद करने का तरीका समझ गए या इसको जानने का तरीका समझ गए कि जब आप इसका उच्चारण कीजिएगा तो उच्चारण करने के दौरान यह हमारे मुख से निकल जाएगा। जैसे हमने बोला यहां पर फॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मल 2 शब्द। देखिएगा इंटेलिजेंट 3 शब्द होगा, सॉरी 4 शब्द है, इंटेलिजेंट यानी 4 शब्द। यहां पर देखिएगा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यहां पर 5 शब्द है। कारपेट 2 शब्द, कारपेट 2 सिलेबल। फिर है ट्रेम्पल, ट्रेमेबल, सॉरी ट्रेमेबल है तो ट्रेमेबल, ट्रेम्बल है, ट्रेम्बल में 2 है, ट्रेम्बेल। तो ये याद रखिएगा, ये 15 जो मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे सिलेबल थे लेकिन हमने ये मुख्य तौर पर आपको 15 बताया। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में यहां से 5 सिलेबल आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद हम यूनिट वाइज क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे जो सबसे पहले अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 की बात कर ले तो इसमें 3 या 4 सवाल हम आपको बताएंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, इसी से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। जी है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखिएगा। तो अभी तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल यहां पर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट, यहां पर लर्निंग नहीं होगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। यहां पर लिख लीजिएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि ये सवाल आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको यहां पर बताना है कि दो द्वितीय सेकेंड लैंग्वेज जो हमारा इंग्लिश को हम लोग एज ए यूज करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रकृति क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। फिर आपको यहां पर बताना है कि उसका एग्जाम्पल क्या है।
तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल टीचिंग सेकंड लैंग्वेज। तो लिखेगा देयर आर मेनी पॉइंट्स या देयर आर मेनी कंसेप्ट विथ रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज। लाइक आप लिख सकते हैं फंडामेंटल्स गाइडेंस एक्सप्लेन हाउ टू लर्न ए लैंग्वेज ऑफ द नेटिव टंग, यानी कि हम कैसे जो है लैंग्वेज को लर्न करते हैं, कैसे हम लैंग्वेज को जानते हैं, सीखते हैं, इसके बारे में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इंग्लिश को डिफाइन कर दीजिएगा, नीड एंड इंपॉर्टेंस को लगा दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर लिख दीजिएगा, उसके बाद प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। अगला देखिएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल विथ रेफरेंस टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यानी आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे दूसरे नंबर सवाल में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपको बताना है कि हम प्राइमरी लेवल में बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, उसका रेफरेंस हम लोग नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से लिया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या है या क्या हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वह क्या कहता है कि हम बच्चों को प्राइमरी स्टेज में इंग्लिश को कैसे सिखाएं। तो देखिए, इंग्लिश मस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन आवर कंट्री या आवर वर्ल्ड, क्योंकि ये इंग्लिश जो है मोर देन 120 प्लस कंट्रीज में मोर देन बोली जाती है मदर टंग के रूप में या जनरल टंग के रूप में। साथ ही साथ इंग्लिश जो है हमारे जॉब के लिए, ट्रेवल के लिए, conversation to each other and sharing thoughts and our cultures for use English language। तो कहने का मतलब है कि what are the objective of teaching of English at the elementary level with reference to the national curriculum framework, यानी 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा ये कहा गया कि हम बच्चों को अंग्रेजी जो है सिखाएं, उसे मातृभाषा में सिखाएं, उनके मदर टंग को जोड़कर सिखाएं, उनके क्षेत्रीय भाषा को जोड़कर लचीलापन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हम उनको जो है यूज टू मदर टंग एंड बेसिस नॉलेज ऑफ मदर टंग टू टर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे करके आपको लिखना है और इसके 5 मुख्य उद्देश्य की बात करना है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर आपका अगला सवाल यहां पर आपका क्या है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल विद द रेफरेंस ऑफ बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008, यानी कि बीसीएफ के द्वारा जो है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल तक के लिए क्या कहा गया। तो देखिए, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क आप लोग जानते हैं कि इट रिलेटेड टू द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बिकॉज आवर स्टेट इज बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज फॉर मेनी सिटी, विलेज एंड टाउन। आप लोग जानते हैं कि बिहार हमारा जो है बहुप्रदेशीय या बहुभाषी राज्य है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक जो है भाषा बोली जाती है। तो साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे उसका ऑब्जेक्टिव्स ये रहा कि ये जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर बनाया गया बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा मेरे प्यारे बच्चे कि हम बच्चों को क्षेत्रीय और उनके ग्रामीण परिवेश भाषा में सिखाएं और बच्चों को अंग्रेजी की तरफ भी मोड़ने का प्रयास करें। लचीलापन होना चाहिए, बुक में अधिक से अधिक जो है आसपास की चीजों को शामिल किया गया, जो भी उनके डेवलपमेंट थे उसको शामिल किया गया, तब जाकर जो है बच्चों को बेहतर तरीके से इसमें सिखाया गया। तो कहने का मतलब है, यानी कि आप लिख लीजिएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या जो इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीएफ 2008 विद द रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा को लेकर बीसीएफ में क्या कहा गया और एनसीएफ ने क्या कहा, वही आपका सवाल पूछा है। अगला है डिस्क्राइब द कैरिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश इन बिहार एट द प्राइमरी लेवल, यानी कहने का मतलब है कि बिहार के संदर्भ में अंग्रेजी की जो किताबें होती है, जो सिलेबस होती है या जो उनका पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि इट इज रिलेटेड टू द आवर कल्चर एंड सोसाइटी, लोकल लैंग्वेज यूज एंड मदर टंग यूज एंड आवर, समझिए कि बिहार के जितने भी क्षेत्रीय और ग्रामीण या जो भी हमारे इन्वायरमेंटल चीजें हैं उपस्थित, उसको जोड़कर हम बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाएं, ताकि बच्चे उस चीज को डेली देखते हैं अपने समाज में, तो बच्चे उसके माध्यम से वो बेहतर तरीके से अंग्रेजी को जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। पहले यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कैरिकुलम क्या है, आप लोग जानते हैं, पढ़ने पढ़ाने योग्य चर्या। फिर आपका सिलेबस क्या है, कंप्लीट सिलेबस। टेक्स्ट बुक क्या कैसा होना चाहिए, तो टेक्स्ट बुक यानी कि पुस्तक आपका जो है रंगीन होनी चाहिए, अपने आसपास की चीजें शामिल होनी चाहिए, चित्रांकन होना चाहिए, गतिविधि होना चाहिए, ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको जो है बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी आपको यहां पर पूछा है
कि बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच होता है ये क्या होता है। लोग जो है व्यवहार के माध्यम से, समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, बिहेवियरिस्ट के माध्यम से वो सीखते हैं और वो जानते हैं। समझ गए ना? जी हाँ। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपका सवाल कह रहा है कि ये जो आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है, लेव वाइगोस्की ने कहा था कि लोग जो है बिहेवियरिस्ट अप्रोच के माध्यम से जो है क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वहीं पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात जो है किसने कहा था, यानी कंस्ट्रक्ट करके अपने दिमाग में वैसा चीजों को बनाकर कंस्ट्रक्ट करके सीखते हैं, वह जो है जीन पियाजे का मानना था। तो इसके माध्यम से आप इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में। बाकी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। समझ गए? चलिए, ये आपका 4-5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में केवल आपका जो है 3 सवाल है। देख लीजिए, ये तीनों सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, देखिएगा, लिस्ट सम स्ट्रेटेजी टू टीचिंग लिसनिंग स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट इंक्लूडिंग साउंड रिकॉग्नाइज, प्री लिसनिंग, वाइल लिसनिंग एंड पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज, syllable stress, intonation and rhythm, some मतलब कि सजेस्ट सम एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब ये सवाल कह रहा है कि लिस्ट सम स्ट्रेटेजी टू डेवलप लिसनिंग स्किल। यानी कि सबसे पहले आपको जानना है कि लिसनिंग स्किल क्या होता है, यानी सुनने की क्षमता क्या होता है। ये आपका जो है 4 बेसिक स्किल्स में एक मस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स आता है अंग्रेजी भाषा को लर्न करने में या कंजुगेट करने में। कहने का मतलब है कि लिसनिंग स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमको लिसन करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि लिसनिंग स्किल क्या होता है और बताना है कि अमॉन्ग स्टूडेंट इंक्लूडिंग साउंड रिकॉग्नाइजेशन, प्री लिसनिंग, देखिए प्री लिसनिंग, वाइल लिसनिंग एंड पोस्ट लिसनिंग। यानी कि सुनने से पहले, सुनने के दौरान और सुनने के बाद हमें कैसे ध्यान देना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये जो आपका लिखा गया है प्री लिसनिंग, प्री लिसनिंग का मतलब होता है सुनने से पहले। ये होता है वाइल लिसनिंग, वाइल लिसनिंग कहने का मतलब होता है सुनने के दौरान। फिर आपका आता है पोस्ट लिसनिंग, पोस्ट लिसनिंग यानी कि सुनने के बाद। हमें सुनने की क्षमता को विकसित करने के लिए हमें इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सुनने से पहले तैयार हो जाइए, सुनने के दौरान या सुनने के बाद हमें उसका प्रतिक्रिया करना चाहिए। साथ ही साथ सिलेबल क्या होता है, अभी जस्ट देखा, कोई भी शब्द को टर्म में तोड़ लेते हैं। फिर आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, लेकिन हम कोई शब्द को स्ट्रेस में बोलते हैं, जैसे कि दिस इज माई बैग, तो ऐसे करके हम स्ट्रेट में बोलते हैं, स्ट्रेस में। फिर आपका आता है इंटोनेशन, यानी रुक रुक कर बोलना। इंटोनेशन का मतलब है ऊपर नीचे आना, रिदम में हमारे बोलने की प्रक्रिया में कभी डाउन, कभी धीरे, कभी तेजी, कभी डाउन, कभी तेजी, ऐसे इंटोनेशन उसको बोलते हैं। रिदम जो होता है एक लय होता है, रिदम का मतलब लय होता है, इंटोनेशन का मतलब होता है ऊपर नीचे, ऊपर मतलब कि आवाज में उतार चढ़ाव, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव किसका, तो आवाज का। स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, कोई शब्द तनाव बोलते हैं। सिलेबल यानी कि तोड़ तोड़ के बोलना। समझ गए? ये चारों है। तो ये बातें समझिए कि हम बच्चों में लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, वाइल लिसनिंग, प्री लिसनिंग एंड आफ्टर लिसनिंग के बारे में बताइए। फिर आपका इंटोनेशन, रिदम या जो आपका स्ट्रेस है या सिलेबल है, इसको डिफाइन कीजिए। सवाल आपसे यहां पूछेगा। अगला है, व्हाट इज द लर्निंग प्लान, प्रिपेयर ए लर्निंग प्लान फॉर एलिमेंट्री लेवल टू इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रेसिंग ऑन डेवलपमेंट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स स्टूडेंट। यानी यहां पर सवाल बोल रहा है कि लर्निंग प्लान किसे कहते हैं, और आपको एक प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए एक लेसन प्लान तैयार करना है, जिसमें आप बच्चों को अंग्रेजी विषय की क्या करेंगे, लिसनिंग एंड आपका स्पीकिंग स्किल को डेवलप करेंगे, यानी डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यानी कहने का मतलब है कि लेसन प्लान जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को जानने के लिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, चैप्टर के निचोड़ को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। और एक लेसन प्लान के कंसेप्ट क्या है आप सभी लोग जानते हैं। लेसन प्लान आप लोग काफी बनाए होंगे, पता होगा। टाइम होता है, HW होता है, CW होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेथड होते हैं, आफ्टर एजुकेशन, बिफोर, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिसके बारे में लिख दीजिएगा। और बताइएगा कि हम बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए हम क्या करेंगे, तरह तरह के कविता, कहानियां, नाटक, रंगमंच, ऐसे कई प्रकार के तैयार करेंगे, जिसमें बच्चे जो होंगे भाग लेंगे तो बोलेंगे। तो उनके बोलने से क्या होगा कि उनके बोलने की क्षमता विकसित होगी। कहानी सुनाने, नाटक या कविता, ऐसे करके बहुत सारे हम कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं बच्चों में।
अगला है सजेस्ट सम क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू डेवलप गुड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। वही बात है, यहां पर सवाल थोड़ा घुमा दिया है, वही सवाल है कि आपको बताना है कि क्लासरूम में आप कौन से स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से बच्चों में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बच्चों से कन्वर्सेशन करेंगे तो बच्चे हमारी बातों को सुनेंगे, वो भी अपनी बात को बोलेंगे। साथ ही साथ हम बच्चों के अंदर क्लासरूम में रंगमंच पर कार्यक्रम करवाएंगे, बच्चे उसे देखकर सुनकर सीखेंगे, फिर वो बोलने का प्रयास करेंगे। जीके कंपटीशन करवाएंगे, क्यूज कंपटीशन कराएंगे, कन्वर्सेशन करवाएंगे, किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करवाएंगे या उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ऐसे कई प्रकार के मेथड है, कई प्रकार के आपके स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से बच्चों को लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? कहानी, पोयम, नाटक, रंगमंच, कन्वर्सेशन, जीके, क्यूज कंपटीशन, समझ गए? ऐसे बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अगला है, अगला यूनिट 3 में बात कर ले तो इसमें भी 2 से 3 सवाल आपके इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाउड रीडिंग का मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना, जोर जोर से क्या होता है? पढ़ना। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है गहन अध्ययन, गहन यानी कि चुपचाप पढ़ना, मौन पठन इसको बोलते हैं, मौन पठन। तो देखिए, कई सारे आप बच्चों को देखते होंगे, कोई बच्चे साइलेंट रीडिंग नहीं करते हैं, लाउड रीडिंग करते हैं, कई बच्चे होते हैं जो साइलेंट रीडिंग करते हैं। तो दोनों का उद्देश्य जो होता है पढ़ना होता है, जानना होता है, लेकिन अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है माना जाता है साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग जो होता है बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग पढ़ते हैं। तो बता दीजिएगा इन दोनों के बीच। लाउड रीडिंग में बच्चे जोर जोर से चिल्ला के पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य जो होता है याद करना होता है, जबकि साइलेंट रीडिंग गहन पठन होता है जिसका उद्देश्य जो होता है किसी ऑब्जेक्टिव्स को खोजना या ऑब्जेक्ट को निकालना होता है। तो इसके बारे में डिफरेंस लिख लीजिएगा। फिर आपका आता है मेरे प्यारे बच्चे, वही सवाल है, बस केवल चेंज कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। देखिए, एक्सटेंसिव यानी कि बाहरी चीजों को ले जाने के लिए, वही बात है लाउड रीडिंग, इसको हम लोग साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। इंटेंसिव यानी कि हमें उसके पीछे का राज जानने का पता करना पड़ता है कि आखिर उसका इंटेंसिव क्या था, वो बातें। समझ गए? जी हाँ। तो ये बातें आप समझ गए यहां तक मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ। देखिए, ये आपका एक्सटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है। वही बात है, एक्सटेंसिव यानी कि हम केवल ऊपर ऊपर चीजों को जानने के लिए पढ़ते हैं या उसको जानने के लिए समझते हैं। फिर आपका एक आता है इंटेंसिव यानी कि गहराइयों में जाना, यानी उस चीज के पीछे जाना। इंटेंसिव यानी कि अंदर जाकर पता लगाना कि भाई आखिर क्यों पढ़ रहे हैं इसको। फिर आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। देखिए, स्कीमिंग कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे गहन पढ़ना, स्कैनिंग मतलब कि तेजी में पढ़ना। देखिए, स्कीमिंग कहने का मतलब होता है किसी चीज को गहन से पढ़ना या किसी चीज को गहन से जानने का प्रयास करना। स्कैनिंग कहने का मतलब होता है ऊपर ऊपर केवल मोटे मोटे हेडलाइन को देख लेना, वो आपका स्कैनिंग होता है। जैसे हम न्यूज़पेपर की बात कर ले तो हम लोग जब पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं वो आपका क्या हो जाता है? स्कीमिंग हो जाता है। लेकिन केवल हम हेडलाइन को पढ़ते हैं वो आपका स्कैनिंग हो जाता है। तो उसको लिख लीजिएगा। और ये कैसे जो है डेवलप करता है रीडिंग स्किल्स को, तो हम लोग इसके माध्यम से जब गहन पठन करेंगे या ऊपर ऊपर भी पढ़ेंगे तो हमारा बोलने का क्षमता विकसित होगा, जिससे हमारा जो रीडिंग स्किल है वो बेहतर होगा। आगे देखिएगा, डिफाइन पोस्टर्स, नोटिस, डिस्क्रिप्शंस एंड एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल्स, इन्विटेशंस, मैसेज एंड लेटर। यानी आपको बताना है कि पोस्टर कैसे बनता है या पोस्टर क्या होता है, नोटिस क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, आर्टिकल में क्या लिखते हैं, इन्विटेशन कैसे लिखा जाता है, मैसेज कैसे लिखा जाता है और लेटर कैसे लिखा जाता है। इसको डिफाइन करना है केवल पॉइंट को। तो हम सभी लोग जानते हैं पोस्टर बनाने में क्या क्या करते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बता दीजिएगा। अगला है सम ऐसे मतलब कि सजेस्ट सम क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू डेवलप गुड हैंड राइटिंग स्किल। देखिए, हैंड राइटिंग यानी लिखने के लिए हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, तो डिक्टेशन लिखवा सकते हैं, हम किसी चीज को बोलकर लिखवा सकते हैं, बच्चों को अपने रुचि के अनुसार, अपने मन की पसंद के अनुसार कोई चीज पर लेख या कविता लिखवा सकते हैं, बच्चों के अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा सकते हैं। ऐसे कई प्रकार की रोचक गतिविधि आयोजन करेंगे जाकि बच्चे जो है उन चीजों को लिखेंगे, डायग्राम बना सकते हैं, उससे क्या होगा बच्चे लिखना शुरू करेंगे, कुछ कहानियां कविता भी लिखेंगे। तो ऐसे उनको हम डेवलप कर सकते हैं, उनका हैंड राइटिंग स्किल को बेस्ट कर सकते हैं, उनको मोर देन प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो बेहतर कर लेंगे। अगला आपका आता है यूनिट 4, जहां पर आपका जो है 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला सवाल है डिस्क्राइब डिफरेंस गेम्स विच कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग वोकैबुलरी ऑफ द चिल्ड्रन एलिमेंट्री लेवल। यानी आपको बताना है कि आप सम गेम
आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताइए जिसमें आप गेम खिलाकर बच्चों को क्या कर सकते हैं, वोकैबुलरी की जानकारी दे सकते हैं एलिमेंट्री लेवल में। वोकैबुलरी कहने का मतलब है कि वर्ड सजेशन की जानकारी कैसे दे सकते हैं, ग्रामर की जानकारी कैसे दे सकते हैं। तो वोकैबुलरी में हम लोग जो है वर्ड की जानकारी देते हैं बच्चों के लिए। हम क्या कर सकते हैं कि उसमें नाटक करवा सकते हैं, वर्ड मीनिंग गेम खिलवा सकते हैं, वर्ड सॉन्ग करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम हो सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो है बोलने का प्रयास करेंगे, उनका वोकैबुलरी क्या होगा, मस्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल ग्रामर। देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं। ट्रेडिशनल कहने का मतलब पुराने जमाने से चला आ रहा है, और फंक्शनल यानी कि नए जमाने के आ गया है। पुराने जमाने में लोग जो है स्ट्रक्चर को और अप्रोच लगा देते, लेकिन नए जमाने का जो ग्रामर आया है इसमें अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे कंसेप्ट, अप्रोच लाया गया है, तब जाकर हो रहा है। तो इसके बारे में लिख दीजिएगा। पहले आप ग्रामर लिखिएगा, फिर आप बताइएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल ग्रामर। समझ गए। एक्सप्लेन डिफरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इंग्लिश, यानी कि एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद द सुटेबल एग्जांपल। अब जानते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंजंक्शन लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, या देयर आर 4 या 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, एसेटिव, समझे, इंट्रोगेटिव, ऐसे लिख लीजिएगा। इसको डिफाइन कर दीजिएगा। ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। इसका इंग्लिश आप लोग इसका इंग्लिश आंसर तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, कल या परसों में हम इसका आंसर भी करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बिहार के टोटल कॉलेज में ये वीडियो फैलना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस पेपर से आपको 90% सवाल एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेंगे, ये मेरा दावा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।